आज हम बात करेंगे खौफ के बारे में। इंसान को खौफ क्यों आता है? इसकी क्या वजूहात हैं? कहाँ तक खौफ एक नॉर्मल चीज़ है और कहाँ जाके ये एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेता है? हर मैमल में जो जानवर हैं, उनमें उनके सिस्टम के अंदर एक हार्ड वायर मैकेनिज़्म होता है कि एक हद तक खौफ महसूस करना और उस खौफ के रद्द अमल में अपनी हिफाजत करना। ये हर जानदार के अंदर एक चीज़ हार्ड वायर्ड है, इंस्टॉल हुई हुई है। तो चाहे आप एक बिल्ली का बच्चे को देख लें, एक किसी परिंदे को देख लें, किसी मछली को देख लें, ये अपनी अपने माहौल में इनको पता है कि इन्होंने किस तरह ख़तरे से बचना है। तो कुदरत ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर एक परिंदा है तो उसको उसको पता है कि उसको किस किस परिंदे से खतरा है। तो इंसान के अंदर भी ये सलाहियत रखी गई है कि वो ऐसे माहौल को, ऐसे ट्रिगर्स को देख सकता है जो उसके लिए खतरे का बाइस है। खौफ का जो मैकेनिज्म है उसमें बहुत कम दिमाग के खुलिये इस्तेमाल होते हैं। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके ऊपर कोई एकदम से कोई चीज़ लपके तो आप बहुत तेज़ी से अपने आप को उससे बचा लेते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो जैसे ही एक चीज़ आपके पास आई, ब्रेन ने शॉर्ट सर्किटिंग करते हुए एक छोटे रास्ते से इस चीज़ को आपके शऊर में आने से पहले ही इसका रिस्पॉन्स तैयार कर रखा है। इस वजूहात की वजह से इंसान अपने रिफ्लेक्स सिस्टम की वजह से बहुत सारे खतरात से दूर रहता है। अब एक इंसान जो रह रहे हैं अपने माहौल में, बहुत सारे खतरात से दो चार हो सकता है। तो जैसे पैदाइश के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टाइम आगे को चलता है, तो इंसान अपने माहौल में रहने का आदी बन जाता है। शुरू के कुछ साल माँ बाप को उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि बाकी जानवरों में मिसाल के तौर पे घोड़े का बच्चा गिरते ही खड़ा होके वो कुछ ना कुछ मूवमेंट कर सकता है। इंसान का बच्चा, उसको टाइम चाहिए, कई महीने उसको रेंगने में लग जाते हैं, फिर वो बैठने के काबिल होता है 6 माह की उम्र में, फिर अगर सब कुछ सही हो तो 9 महीने या 1 साल की उम्र में खड़ा होके चल पड़ता है वो। ये सब चीज़ें किसी ने सिखाई नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर ये सब कुव्वतें मख्फी हैं और वक्त आने पे ये ज़ाहिर हो जाती हैं। अब ये जो ख़तरात हैं, इनसे डरना, इनको चेक करना, इन चीज़ों को जानना और इससे बचना, ये तो हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कभी कभार ये होता है कि इस सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसके घर में वालिदैन बहुत झगड़ते हैं। उस झगड़े को देख देख के बच्चा शुरू शुरू में सहम जाता है और उसका जो सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और फाइट और फ्लाइट, भागने या जंग करने के लिए जो ब्रेन है वो बॉडी को तैयार कर देती है। अब पुराने ज़माने में जब जंगल में थे तो ये जो मैकेनिज्म है ये बड़े फ़ायदेमंद थे कि आपको पता चला दुश्मन आया है तो आप भागने के लिए तैयार हो गए और उसके लिए आपका सारा जो सिस्टम है वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सांस बढ़ गई, आप हाइपर विजिलेंट हो गए, चीज़ों को, अपने माहौल को देखने लग गए कहाँ से खतरा है और कहाँ भागना है। लेकिन अगर आप जंगल में नहीं हैं, आप अपने घर में मौजूद हैं और मसनूई तौर पे सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है और जिस्म के तमाम फाइटिंग या फ्लाइटिंग वाले जो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं ब्रेन के, वो निकल आते हैं। तो अब ब्रेन को ये नहीं मालूम कि ये एक मसनूई ख़तरा है, माँ बाप लड़ रहे हैं लेकिन कोई उसको जान जान को कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, लेकिन ये जो केमिकल्स निकले हैं इसने एक ऐसी कंडीशन बना दी है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, सांस बढ़ गई है और इसको कहते हैं बच्चा घबरा गया है, सहम गया है। अब आप सोचिए कि अगर यही चीज़
वक्फे वक्फे से उसकी ज़िंदगी के शुरू के जो चंद साल हैं उसमें वो वॉच करता रहता है, देखता रहता है, तो ब्रेन कंसिस्टेंटली एक्सपोज होता है ट्रॉमा से, सदमे से। और इसके बाद जब भी वो ऐसी चीज़ देखेगा जिससे उसको उसको ये याददाश्त उसकी ट्रिगर होगी कि हाँ ये बड़ा ख़तरे की चीज़ है, तो ये सारा जो उसका रिएक्शन है वो बगैर ख़तरे के भी एक्टिवेट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब उसको माँ बाप को लड़ते हुए देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको लगता है ब्रेन को लगता है कोई ऐसा ख़तरा उसके इर्द गिर्द है, उसने कोई फिल्म देखी या वो कोई ऐसा सीन देखा, तो उसका बॉडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन में चला जाएगा। अगर ऐसे अलामात आनी शुरू हो जाएं किसी को, बगैर ख़तरे के घबराहट की अलामतें आ गई किसी को, तो ये लेबल कर दी जाती हैं एंग्जाइटी सिम्टम्स। अब जब एंग्जाइटी सिम्टम्स आ गए, अगर किसी को रीअश्योरेंस से, समझाने से, बातचीत करने से उसको आराम आ जाता है, तो वो घर में ही निपटाया जाता है मरीज़। लेकिन अगर एक बच्चा है जिसको रीअश्योरेंस करने से, बताने से, समझाने से कोई अफाका नहीं हो रहा, तो फिर नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं, मौलिज के पास जाते हैं, मौलवी साहब के पास दुआ करने चले जाते हैं, होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल कर ली जाती है, कोई पीर साहब के पास चला जाता है, या बहुत कम 7 में से एक बंदा साइकेट्रिस्ट के पास भी आ जाता है। अगर साइकेट्रिस्ट के पास आ जाता है तो वो इसको कोई ना कोई डिसऑर्डर, क्योंकि ये जो अलामात हैं ये मुख्तलिफ बीमारियों के जो अलामात हैं उनसे मैच करती है। तो कभी कभार ये पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि बगैर किसी वजह के एकदम से घबराहट के अटैक होने के नाम से जानी जाती है और उसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जा सकता है। कभी कभार इसको पीटीएसडी कहा जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसका मतलब ये होता है कि अब जो अलामात हैं वो कुछ ख़ास किस्म की हैं, जिसमें हाइपर विजिलेंस, अपने इर्द गिर्द को देख के ख़तरे के निशानात ढूंढना या उसको लेबल कर देना, या हाइपर अराउजल, पूरी बॉडी के ऑटोमेटिक सिम्टम्स जो सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट होना, सांस का तेज़ होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये अलामत आ जाती हैं। इसको कहते हैं ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। या अवॉइडेंस, उस खतरे को महसूस करने के बाद कुछ खास चीज़ों से आप अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, और फिर आपको फ्लैशबैक्स भी आ सकते हैं। तो अगर पैनिक सिम्टम्स होंगे तो पैनिक डिसऑर्डर कहलाएगा। उसकी कुछ शरायत होती हैं कि इतने अरसे में अलामात आनी चाहिए, महीने में 2 से ज़्यादा मरतबा होना चाहिए, और इस पूरी अलामात की वजह से बंदे की जो लाइफ है, या बच्चा है या बड़ा है, वो काफ़ी हद तक मफलूज होकर रह जाए। कभी ये पीटीएसडी जैसे सिम्टम्स होंगे, कभी कोई और घबराहट के छोटे छोटे और सिंड्रोम्स हैं। मिसाल के तौर पे एक सिंड्रोम होता है, मुख्तलिफ अलामात जो इकट्ठी मिल जाती हैं, एक जत्था जिसे कह सकते हैं। तो अगर ऐसी अलामात हों जिसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, कि एक बच्चा है या बड़ा है या एडोलेसेंट है जो हर वक्त घबराहट के अलामात का शिकार हो, ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट का पहला तो काम आमतौर पे ये होता है कि वो उस पेशेंट की मजमूई तौर पे उसकी हेल्थ के बारे में सवालात करता है, उसकी हिस्ट्री लेता है, उसका चेकअप करता है। तो पहला उसका मकसद ये होता है कि क्या इसको कोई मेडिकल की बीमारी तो नहीं है। कुछ मेडिकल की बीमारियां भी ऐसी ही अलामात पैदा कर सकती हैं, जिसमें थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जो गले का जो गदूद होते हैं ये कई दफ़ा थायरॉक्सीन ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। तो थायरॉक्सीन से वो अलामात नज़र आ जाती है जिसको हम घबराहट की अलामात भी समझ सकते हैं। इसी तरह कुछ और मेडिकल इलनेसेस भी हो सकती हैं जिसका हमें शुरू में अगर इल्म ना हो, और हमारा ख्याल हो कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो मिस हो जाती हैं। इसलिए एक ज़िम्मेदार साइकेट्रिस्ट सबसे पहले मेडिकल की बीमारियों को रूल आउट करता है। नंबर 2 पे जो सबसे कॉमन चीज़ रूल आउट करनी चाहिए, वो है नशा और चीज़ों का इस्तेमाल। कई मरतबा एडोलेसेंट्स या आजकल जल्दी 11, 12, 13 साल के बच्चे भी कई दफ़ा ऐसे आते हैं जो किसी ना किसी नशा आवर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, और उससे ये इस तरह की अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। नशे आवर चीज़ों को रूल आउट करने के बाद उसका वो भी हिस्ट्री से पता चलता है, कई मरतबा टेस्ट करा के चेक करना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल तो नहीं हो रही।
तो हर ड्रग का एक ख़ास एक एक स्पेसिफिक किस्म का हिस्ट्री होती है और अलामात होती हैं जिससे पता चल जाता है, और मज़ीद वजाहत टेस्ट से हो जाती है, उससे तस्दीक हो जाती है। इसके बाद फिर मज़ीद कुछ बीमारियों के अलामात चेक की जाती हैं, क्योंकि होता क्या है कि दिमाग में बहुत सारी अलामात मुख्तलिफ क्लस्टर्स में आ रही होती हैं। उन क्लस्टर्स का मरीज़ की हिस्ट्री जानने से पता चलता है कि कौन कौन सी अलामात जो हैं कौन कौन सी बीमारी की निशानदेही कर रही हैं। तो ये जब निशानदेही हो जाती है, तशख़ीस हो जाती है, बाकी कॉजेज़ को आप रूल आउट कर लेते हैं, उनको निकाल देते हैं, तो हम एंड पे कहीं ना कहीं जो नतीजा होता है उसके ज़रिए फिर मरीज़ को आगाह करते हैं कि इसके कौन कौन से तरीक़ेकार हैं उसको ठीक करने के। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें दवाई भी है, उसकी साइको एजुकेशन, उसको उस बीमारी के बारे में तालीम दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उसके जो भी शकूक व शुबहात, आमतौर पर मरीज़ का ख्याल होता है कि दवाइयों से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे या कोई दवाई लग तो नहीं जाएगी, एडिक्शन तो नहीं हो जाएगी। तो इसमें भी हम बाद में बात करेंगे कि ये जो स्टिग्मा है बीमारियों के ख़िलाफ़, जो हमारा सोसाइटी में एक रवैया है कि ये दिमाग की जो बीमारी है वो खुद साख्ता है और मरीज़ के अपने कंट्रोल में है, तो इसको हम दोबारा से किसी और फोरम पे इस पे भी बात करेंगे। तो आज की समरी, आज जो मैंने बात की कि खौफ क्या है, उसकी आने की क्या वजूहात हैं, और कब हम उसको लेबल करते हैं एक डिसऑर्डर का, जिसके बाद फिर हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें इसको दवाई देने की ज़रूरत है। शुक्रिया।